जिस ज़माने में मैं चीफ जस्टिस बना 2011 में, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मिसिंग पर्सन के केसेस आते थे और मिसिंग पर्सन के केसेस में ये होता था कि टेलीफोन कॉल रिसीव हो रही हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ट्रेस आउट कर रहे हैं। अगर ट्रेस आउट कर लेते थे तो ये नहीं पता चलता था कि ये सिम किसके इस्तेमाल में है। तो जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये मालूम किया जाए कि टेलीफोन की जो सिम एट रैंडम इशू हो रही है हर पान की दुकान से और हर ठेले ख्वाचे से, उसका कोई मैकेनिज्म हो सकता है या नहीं। तो हमने उनको तारीख दी, नादरा को नोटिस करके कि इसको एक्सप्लोर करके लाएं, और उसके साथ साथ हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट को भी नोटिस करके बुलाया। 2-3 हियरिंग के बाद नादरा अल्टीमेटली अग्रीड। दिस इज हाउ through a judicial order, they were directed to issue SIMs after due verification against CNIC and biometric verification. This is how NADRA verification of SIM initiated in 2011 and 12. वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के डिजिटल पाकिस्तान इंटरव्यू सीरीज में, जहां हम उन लोगों से बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं। आज हमारे साथ है जस्टिस मुशीर आलम, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज रह चुके हैं। मुशीर आलम साहब ने जुडिशरी को डिजिटाइज करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI पावर्ड जजमेंट्स और कोर्ट ऑटोमेशन जैसे बोल्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि जुडिशरी को डिजिटाइज करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जुडिशियल कोर्ट्स, पुलिस, FI और जेल्स को डिजिटली कनेक्ट करने का मॉडल क्या था, और अगर सिंध हाई कोर्ट डिजिटाइजेशन कर सकती है तो नेशनल लेवल पर ऑटोमेशन क्यों नहीं हो पा रही। Assalamu alaikum and welcome to Pakistan and Counting. मेरा नाम जुनैद इकबाल है and thank you for watching our Digital Pakistan series. आज हमारे लिए it is an absolute pleasure and an honor कि हमें एक बहुत special guest ने join किया। हमें join किया जनाब जस्टिस मुशीर आलम साहब ने, जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और उसके बाद he is also served as a judge on the Supreme Court. Sir, assalamu alaikum and welcome to Pakistan and Counting. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। जी, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन किया है। तो सर मैं कॉन्टेक्स्ट ले कर देता हूँ। हमारी जो ये सीरीज़ है, दिस इज़ द डिजिटल पाकिस्तान सीरीज़। नाउ ऑफ कोर्स आपने इन जूरिस्प्रूडेंस इन सब चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पर एक चीज़ विच ऑल्सो सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर जजेस, वो ये है कि आपने जुडिशरी की ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। और ये बताएं कि इसके होने के बाद, ऑफ कोर्स उसके बहुत साल बाद तक आप बाद में सुप्रीम कोर्ट भी रहे, एक तरह से पूरे पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी स्टैक है, अब आपका फोन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है एक तरह से। तो हाउ हैज वो जो रूलिंग थी या वो जो एक इंटीग्रेशन है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की, कमर्शियल एंटिटीज हैं, टेलकोज जो कि PTA के जरिए रेगुलेटेड हैं, प्लस नादरा प्लस बायोमेट्रिक्स, तो इससे जुडिशियल प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ा आगे जाके? जुडिशियल प्रोसेस पे ये फर्क पड़ा क्योंकि मैं आपको बताऊं 2000 मैं 99 में आई वाज द यंगेस्ट जज अपॉइंटेड एंड आई वाज द ओनली वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ द जजेस हु वर यूजिंग लैपटॉप एंड द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो बड़ा एनवी होते थे सारे लोग। तो इस वजह से आज चीफ जस्टिस आई वुड से and I would also would say it's a case study or a role model for any organization that you must trust your juniors and young ones. तो हमारे चीफ जस्टिस उनको खुद कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे। जस्टिस सईद अशद, उन्होंने मुझे ऑटोमेशन कमेटी में डाला। दिस इज हाउ आई बिगिन माई जर्नी of automating and thinking about automating the court and judicial processes. तो इस हवाले से फिर हमने हमारे यहाँ, आपको मालूम है, तमाम कोर्टों में और हम मिन हैसियतुल कौम मैं कहूँगा झूठ सच का बहुत ज़्यादा रवाज है, और लिटिगेशन में ये बहुत कॉमन है कि झूठे केस फाइल करना, झूठे हलफनामे देना, झूठी कसम उठाना, जिससे हमारे अदालतों का बोझ भी बढ़ता है। तो मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना हम इसका कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे जो केस फाइल कर रहा हो उसकी तस्दीक हो सके ये वही आदमी है।
और फिर जब ये ख्याल आया तो उस पर हम काम ही कर रहे थे जिस दौरान ये मिसिंग पर्सन के केस आए। और वो जब एक जुडिशियल ऑर्डर हो गया, हमारे हाथ मजबूत हुए, तो हमने इनिशिएट किया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब मैं आपको बताऊं, ये जो चैलेंजेस होते हैं, लॉयर्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हुए और पूरे सिंध में हड़ताल कर दी कि इससे क्योंकि इस कन्वेंशनल सिस्टम के सब बेनिफिशरी थे। मैं भी लॉयर था और मैं कहूँगा क्राइम इन द पार्टनर इन द क्राइम वाली सूरत हाल थी। हम अपने जब क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट भेजते थे कोर्ट में फाइल करने के लिए, तो हम उन पे ट्रस्ट करते थे कि वो सही साइन करके भेजेंगे, हम कोर्ट ऑफिशियल के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे और केस आगे बढ़ेगा। लेकिन बाज स्क्रूपलस लोग होते हैं जो खुद साइन नहीं करते, किसी और से साइन करा देते हैं, और जब केस उनके खिलाफ जाता है तो वो एक प्रोसीडिंग फाइल करते हैं, जनाब ये हमारी तरफ से गलत केस फाइल हुआ, और उसका एक और नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो उसको हमने कर्टेल करने के लिए जब लॉयर्स के ऊपर भी बात आई, क्योंकि लॉयर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कोर्ट स्टाफ होता है। अगर आप जैसे केस फाइल कर रहे हैं, आप एट दी लग्जरी एंड कन्वीनियंस ऑफ योर ऑफिस बैठ के साइन करके भेज रहे हैं, तो यू डोंट माइंड पेइंग 100 और 200 रुपीज के जाके फाइल कर दो। तो everybody is involved in it, not only the litigant, lawyers and the court staff. Now everybody was affected कि उनके दो पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन I did not stop there. When became a chief justice, I started it with the High Court because it was under my control and my domain. There was a lot of resistance, but I was able to overcome it. And first identification branch, biometric, was established in the High Court of Sindh, and this is how it was inaugurated by the then Chief Justice of Pakistan, and this is how it continues now throughout Sindh. Entire judiciary and entire tribunals and courts are network connected, centralized with biometrics, and it has worked wonders. It is not that biometric only for the case registration is necessary or any deponent or reply, but it occurred to me there are a lot of loopholes otherwise also. Like in criminal cases, आप बेल कराते हैं और हीनियस क्राइम में पता चला आपने क्राइम किया, आप लाड़काना चले गए और आपने वहां से बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया और आपको वहां से बेल डिक्लाइन हो गई, आप वहां से स्केप करके दूसरी ज्यूरिसडिक्शन चले गए कि बेल बिफोर अरेस्ट ले लें, और वहां से समटाइम यू सक्सीड एंड लॉयर सक्सीड टू गेट द बेल, और फिर वो आके मेन केस में अपीयर होते थे। तो देन इट अकर टू मी, व्हाई नॉट टू मेक इट सेंट्रलाइज, एंड देन इट वाज सेंट्रलाइज। और अगर किसी की बेल खैरपुर से डिसमिस हुई है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोर्ट में चला जाता है, वहां बायोमेट्रिक से आइडेंटिफाई हो जाता है, FIR नंबर 123, दिस पर्सन हैज ऑलरेडी अप्लाइड बेल एंड इट वाज डिक्लाइंड। सो this was checked, and then another challenge that came before us was sureties were submitted. Like a small crime, motorcycle is submitted as a security for regular attendance. There were a lot of fake people doing this business कि लोगों को जाली कागजात के ऊपर जमानत करा दें और फिर बाद दफा वो स्केप कर जाते थे, वो जमानत हो गई और वो एब्सकॉन्ड कर जाते थे। तो उससे हमें ये ख्याल आया कि हम ये डॉक्यूमेंटेशन को भी सेंट्रलाइज करें, और हमने उसको भी श्योरिटी वेरिफिकेशन का सिस्टम इनिशिएट किया और इसको एक्साइज डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट किया कि एक गाड़ी या डॉक्यूमेंट मोटरसाइकिल का अगर अदालत के पास जमानत के तौर पे जमा है, वो मोटरसाइकिल दूसरे केस में जमा नहीं हो सकती, वो गाड़ी दूसरे केस में जमा नहीं हो सकती। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप वी इनकाउंटर्ड द प्रॉब्लम, वी जिसको कहते हैं व्हेन यू फेस द चैलेंज, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थिंक फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। And you cannot do it alone. You have to depend on your IT team, and this IT team, you have to have a competent
person appointed on competent and merit. And this is we ensured that all IT staff is appointed on merit. And despite lot of resistance, lot of pressures, and जिसको कहते हैं सिफारिशें, लेकिन we stick to it. और we must not forget to give credit. हमें उन लोगों को क्रेडिट जरूर देना चाहिए जो इसमें शामिल रहे. हमारे जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी साहब थे इस कमेटी में, जस्टिस वाहिद बख्श बुरोई थे. उन्होंने स्टैंड लिया, वो मेरे से सीनियर थे लेकिन बड़े रिस्पॉन्सिव थे. जब भी कोई उनको आइडिया थॉट दो, हमेशा वो कहते थे तुम इनिशिएट करो, तुम इसका सोल्यूशन लेके आओ. एंड those were the people who have, I would say, groomed me, encouraged me, and give me the strength to do whatever I wanted to do. सर ये बताएं, this is fascinating कि and especially आप ऑलमोस्ट जिस तरह से प्रोसेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर डिफाइन करता है कि ये प्रॉब्लम सेट है, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया. सो इट इज सो रिफ्रेशिंग टू सी कि यू नो कि आप साथ साथ, एक तो आपका जूरिस्प्रूडेंस का काम है, जस्टिस को डिस्पेंस करने का काम है, बट आपने थ्रू आउट योर करियर उस प्रोसेस को भी इंप्रूव किया. तो सर फाइलिंग की तरफ आते हैं, जो केस, एंड लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. पहले फाइलिंग पे बात करते हैं, फिर एविडेंस पे गो एक जब एक मतलब एक सिटीजन के लिए एक सर्विस है ना. अब एक तरफ से एक प्लेंटिफ आ रहा है और उसका वकील आ रहा है, दूसरी तरफ से आपका क्या कहते हैं डिफेंडेंट है जिसको नोटिफाई होता है, फिर ऑफ कोर्स जज इटसेल्फ एंड जज की जो क्लर्क हैं, दे देमसेल्व्स आर आल्सो इन अ वे इंटरैक्टिंग विद दिस सिस्टम. तो जब फाइलिंग होती है तो कोई कागज, कोई एक हिसाब किताब निजाम नहीं है कि ये एक फाइलिंग की चेकलिस्ट है, ये इसका सिस्टम है. तो अब तो लोग पोर्टल्स के साथ इतने अवेयर हैं, बैंक के पोर्टल्स इस्तेमाल, ऑफ कोर्स लोएस्ट इनकम ग्रुप अभी भी नहीं है, लेकिन चलें किसी ने इजी पैसा चलाया होता है, या इवन राइडर भी जो होता है आजकल, उसने करीम या उबर या फूड पैंडा की ऐप से बिजनेस जनरेट किया होता है. तो बेसिक नॉलेज तो लोगों की है, सबके काफी लोगों के पास कैमरा है. तो जो फाइलिंग है उसको मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ तैयार है. सिंध हाई कोर्ट इज रेडी फॉर इट. वी आर नॉट रियली. Yes, because I may share with you, I was invited by Shanghai Cooperation Organization in 2019 when I was in Supreme Court, looking at my credential that I have been doing a lot of reforms in judiciary. They invited me to see their system. They have opened up the judiciary. Otherwise, the judiciary was supposed to be not as active as other Western judiciary. They invited me to see to it, experience it, and take home some lessons. और उधर हमने देखा कि judiciary is fully automated. Courtrooms are not packed. It is all one judge, like I'm sitting here, and one or two benches across me, and just at the back end there is a digital wall. And I have seen and experienced personally those internet court. And the lawyers at the convenience of their office, litigant wherever they are, if their attendance is required, they could be linked up, case used to proceed from there. And from there also I learned what you call a predictive judgment or a proposed judgment. And I was so much fascinated. But since I could not have much influence or say when I was elevated to the Supreme Court, there I was a junior judge, but I had still a very strong foothold in the Sindh High Court because the entire almost staff was appointed by me. The IT department was institutionalized. Instead of it being a branch of the High Court, I converted into a department, autonomous department. And that is very important for our viewers and all those organizations who want to do digitalization and automation to make this technical department independent, autonomous, to run on auto, not dependent on my directions. Because if you bring in new blood, they come up with new thought and idea, and they carry you forward.
बिल्कुल। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे इसको ब्रेक करके अगर चलें, जो ज़बरदस्त जो आपने बताया कि वहाँ पर एक पूरा निज़ाम है जिसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर चल सकें जनाब, के जो फाइलिंग प्रोसेस है आपने कहा कि तैयार पड़ा हुआ है, एसेंशियली एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें मैं जाके अपने क्रेडेंशियल्स डालूँ, ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होनी चाहिए, देन मैं अपने केस डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकूँ। ये बड़ी आसान टेक्नोलॉजी है, 15 साल पहले से ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? मैं आपको देयर इज अ लैक ऑफ विल। असल में मेरा ख्याल है अब नए ब्रीड ऑफ जजेस आ रहे हैं। वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह इन द सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस जवाद हसन इन द लाहौर हाई कोर्ट, दे आर very progressive. And I wish Justice Mansoor Ali Shah would have got the opportunity to lead the Supreme Court. He would have, I'm sure he would have turned the table. Because we were contemporary. I was Chief Justice in the Sindh High Court. He was Chief Justice in the Lahore High सर, Court. अगर उस पे अगर थोड़ा सा इस पर आ सके दोबारा कि आपके हिसाब से कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किस तरह से किया जाए? अब मैं आपको बताऊं, जब when I initiated predictive judgment, सिंध हाई कोर्ट में हमारी टीम थी लॉ ऑफिसर्स की, रिसर्च ऑफिसर्स की और आईटी टीम, and I'm fortunate to have appointed one AI specialist PhD, Sarmad Meher, in Sindh High Court when I had the opportunity to make appointment, because at that time I consider that now this is बिल्कुल। तो हमारे अगर आप व्यूअर्स के लिए बताएं कि प्रेडिक्टिव जजमेंट क्या होती है? प्रेडिक्टिव जजमेंट ये होती है जब अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम सिंपल केस ले लेते हैं जो हर घर में डिस्कस हो सकता है, तलाक डिसोल्यूशन का, हर दूसरे घर में ये इशू आ जाता है। उसमें सारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए हैं कि किन सूरतों में तलाक के ग्राउंड्स वैलिड हैं, किन सूरतों में नहीं है। तो वो सारे पैरामीटर्स हैं। अब अगर कोई नया केस फाइल होता है, उसके चेकलिस्ट आपके पास है, आपने वो चेकलिस्ट बनाई, आपने अपने सिस्टम में अपलोड की, उस सिस्टम ने हमारे जो प्रेसिडेंट्स केस लॉ हैं उनकी लाइट में उसको एवेलुएट किया और एक प्रपोज स्केलेटन आपको बना के दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये फैसले हैं और उनके रेफरेंस के साथ ये फैसले हैं जो इन केसेस में ये प्रपोज रिजल्ट हो सकता है। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर टू काउंटर चेक इट, और वो काउंटर चेक के उसको देखता है कि सिस्टम ने उसको सही इंफॉर्मेशन दी है, सही केस लॉ दिए हैं, मिलते जुलते, बहुत से मिलते जुलते केस लॉ होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन होती है जिसकी वजह से केस में फर्क पड़ जाता है। तो वो, लेकिन उसकी रिसर्च ऑलमोस्ट समझे 5-10% पर्सनल रिसर्च का कंपोनेंट रह जाता है। पहले 100% करता था, अब उसको 5%, 90% आपको सिस्टम रिसर्च करके एक प्रपोज डॉक्यूमेंट दे देता है। आप उसको ट्वीक करें, ट्रिम करें, एडिट करें और उसकी जजमेंट निकालें। यही मैं आपको अभी बता रहा था कि जब हमने ये सिस्टम इन प्लेस कर दिया, एंड इट वाज गोइंग, जिसको कहना चाहिए बिहाइंड सीन एफर्ट। हमारी आईटी टीम सिंध हाई कोर्ट में रशीद मेहर साहब हैं, आरिफ साहब हैं और ये लोग हैं, इन्होंने बैक एंड के ऊपर ये सारा काम किया, रिसर्च ऑफिसर्स को दिया कि हमारे पास ये डेटा बैंक है, ये आपके पास केस है, इसको आप रिजॉल्व करें यूजिंग प्रेडिक्टिव जजमेंट मॉड्यूल। उन्होंने जब करके दिया तो अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज, कंसिडरिंग कि इट विल मेक अ जजेस लेथार्जिक एंड दे विल नॉट वर्क। हालांकि इसमें ये बताइए कि सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो अथॉरिटी कौन होती है इस केस में? अब ये जो मैटर्स हैं, क्या ये लॉ मिनिस्ट्री में फॉल करते हैं या ये नहीं, ये देखें, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है हाई कोर्ट की और चीफ जस्टिस को हेड कर रहे होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें जब तक आप ओरिएंटेशन और फिजिकली जाके सीइंग इज बिलीविंग होता है, देखें नहीं कि हाउ दिस मैजिक इज वर्किंग, मेयरली डिलीवरिंग समथिंग। और अब अभी तक हमारे रूल्स रेगुलेशन नहीं बने। When I was in Supreme Court, I framed digital court proceeding rules. Unfortunately, मैं रिटायर हो गया and there was nobody there to follow it up.
अब ये पर्सनल ये काम है, जैसे आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी रीजन। और ये इंडिविजुअल मेरी मेरी भी एक क्यूरियोसिटी रही है कि अब ये जो एक तो है टीवी पर सारा वक्त ये आ रहा होता है कि किस जज ने या किस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने क्या फैसला दिया, राइट? पर कभी ये डिस्कशन नहीं होती। लॉ मिनिस्टर भी आते हैं तो वो कभी इस्तिस्ना और वो सिर्फ जो मेन बड़े केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर बात हो रही होती है। इस प्रोसेस पर कभी बात नहीं होती। जनरली स्पीकिंग, एज पर लॉ या एज पर जो भी सर्विसेज के रूल्स हैं, ऑटोमेशन ऑफ जुडिशरी, सेशन कोर्ट से लेकर ऑल द वे अप टू सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटली किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या लॉ मिनिस्टर की? ये लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। और मैं बताऊं कि जैसे मैं आपको बताया कि सिंध और पंजाब में जो कंपटीशन होता था, एंड दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल। लर्निंग एक्सपीरियंस था कि हमने अपने जो आईटी प्रोसेस थे वो आउटसोर्स किए हुए थे, आईटी कंपनीज उसको मॉनिटर कर रही थी। सिंध में भी, पंजाब में भी, पंजाब आईटी बोर्ड उसको मैनेज कर रहा था अंडर सुपरविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव जजेस। लेकिन we realized at the Sindh High Court that getting it outsourced is not the solution, rather it is an impediment। क्योंकि एक आउटसाइड एजेंसी आपके कोर्ट में आती है तो कोर्ट का स्टाफ जो है रिस्पॉन्सिव नहीं होता, उनकी क्वेरीज का जवाब नहीं देता, और वो समझता है कि बड़ा क्लासिफाइड डेटा है, ये बाहर निकल जाएगा। क्लासिफाइड इनफैक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट कन्फेस कि हर चीज हर एक के एक्सेस में है। आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फाइल चाहिए, आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। लेट्स नॉट इंगेज इनटू इट कौन कराता है कौन नहीं कराता, बट इट इज देयर एंड वी रियलाइज एंड वी नो दैट, एंड हैविंग रियलाइज इट वी थॉट टू हैव आवर ओन आईटी डिपार्टमेंट। तो हमने एक एक करके स्टाफ एडप्ट किया और जो आउटसोर्स किया था उसको हमने फारिग करके, पहले हमारी ब्रांच थी, फिर हमने ये देखा कि कोई चीफ जस्टिस आए, किसी की शिकायत हुई, एक स्टाफ को निकाल के दूसरी ब्रांच में भेज दिया, दूसरी को आईटी में भेज दिया। अब द पर्सन हु हैज लर्नड समथिंग इन टेक्नोलॉजी, इफ ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, certainly it is a loss to the system. So then we thought of an idea of institutionalizing the branch, making it autonomous, separate and independent from other branches. The branch, IT branch, will support other branches to carry out automation and remain independent in itself, and no professional technical person will be transferred out or untechnical person to be bought in. This is insulation we created. And this is, I believe, the success of the Sindh High Court, and Punjab is still standing where it is. सिंध हाई कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट्स में कुछ खातर ख्वाह इसमें बेहतरी आई है, या सुप्रीम कोर्ट लेवल पर कहाँ पर किस चीज की बेहतरी आई है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन? ऑटोमेशन में देखें, सिंध एवरी हाई कोर्ट हैड देयर, जिसको कहना चाहिए, बुनियादी तौर पे आईटी के लोग होते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थे। तो जब सिंध हाई कोर्ट ने इतने माइलस्टोन कवर किए तो इट बिकेम टॉक ऑफ द टाउन अमंग्स द लीगल फ्रेटर्निटी। तो फिर बलूचिस्तान में उन्होंने हमसे सिस्टम बोरो किया, और दूसरे हाई कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सिस्टम बोरो किए, एंड वी विलिंगली लेंड देम बिकॉज दोज वर क्रिएटेड बाय अस। It was not copyright of any other institution. We are owner of all the processes indigenously developed by the IT department of the Sindh High Court. And when I went to the Supreme Court, again it is, I don't know whether to say it or not, there is a access to justice initiative, और उसके अंदर automation भी एक है। This is, I believe, initiative of the Asian Development Bank, और उन्होंने इसमें $30 million as a seed money endowment create किया हुआ है कि इसकी जो रिटर्न आएगा उससे आप जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, do whatever you like. There are 101 windows, and I was made in charge of automation.
And what I realized was that every court is running in its own direction. They are creating, no doubt, some are doing wonderful work, but there was no cohesion, no centralized mechanism. Then I established National Automation Unit, comprised of all the IT judges of all the high court, and it was after a hectic effort notified and gazetted by the government of Pakistan. Yes, this is a centralized body to supervise automation of the code and make uniform processes for all the code. There are certain ingenious requirement of different code, those apart, but there has to be centralized system. And I have shared the document of National Automation Unit with one of your colleague to examine it and see it. And unfortunately, last month I was informed by one of the passionate IT staff that it has been done away. It has been Done away with. It has been abandoned. Now these are the hurdles or the boulders that come in way of national level automation. सो डॉक्टर साहब ये बताएं तो किसको रेन लेनी पड़ेगी? क्या इज दिस अ प्राइम मिनिस्टर लेवल इनिशिएटिव? इज दिस There has to be continuity of any process. मैं एक सेकंड अगर सवाल पूछ सकूं, इफ यू डोंट माइंड, कि फॉर देयर टू बी कंटिन्यूटी, देखें कोई भी एक प्रोसेस होता है, किसी को ओन करना होता है। जिस वक्त आप ऑफ कोर्स सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो आप उसको तेजी से मूव करा सके, पर अब ये नेशनल लेवल पर, चाहे फाइलिंग हो, चाहे एविडेंस गैदरिंग हो, चाहे हेयरिंग्स जिसमें खास तौर पे इतनी बैक एंड फोर्थ होती है, जो आसानी से स्केजुलिंग सिस्टम व्हाट्सएप से भी इंटीग्रेट हो सकता है, लगाया जा सकता है, ये एंड देन जो आपने बताया कि जजमेंट के लिए जो प्रोएक्टिव जजमेंट के सब टूल्स अवेलेबल हैं, पर क्या एक इसके लिए नई लेजिस्लेशन बनानी पड़ेगी, या अगर कोई बड़ा हाई एनर्जी फेडरल लॉ मिनिस्टर आएंगे या आएंगी वो ये करेंगी, या जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं दे हैव टू मैंडेट समथिंग, लाइक हु ओन्स दिस? अभी तो मुझे आपकी बात से लग रहा है नोबडी ओन्स दिस। Yes, nobody owns it. These are personal initiative of some of the visionary and dynamic judges. As I named some of the judges, some have done wonderful work and still doing wonderful work. जैसे मैंने बताया, ये हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में 2012 में लॉन्च कर दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हुआ 2013 में, एंड देयर आई स्ट्रगल टू कन्विंस अथॉरिटीज के इसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करें, बट आई वॉज एबल टू डू इट व्हेन आई वॉज अ सीनियर प्यूनी नंबर 2 जज, when I had some administrative authority and power, that is in 2021. So you can realize the difficulties faced by anyone who is passionate to do something but not supported by the system. And these are the individual effort. Whatever goodness you see in the judiciary, those are individual efforts that has made the difference. And then also in Sindh High Court in 2009-11, we introduced video linking facility in Larkana. जेल से ट्रायल होते थे, बहुत वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी. We thought it is doable, and it was doable. It was my domain. I did it. But in the Supreme Court, I would say I tried to convince number of judges. But Justice Asif Saeed Khosa, when he took oath, I whispered, "Sir, this is the need of the time." He said, "Do it tomorrow." And everything was ready, and he was the first Chief Justice of Sindh High Court who has used the video link facility. And now in Sindh, every court has video link facility, and it is not only connected to the courts, it is connected to the prosecution, it is connected to the FIA, it is connected to the police, it is connected to the jail authorities. We have incrementally have done it, and it can be done. If there is a will, there is always a way. आपकी बातें सुन के जैसे इक्वली खुशी भी होती है कि ये काम हो रहे हैं, और फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि जब एक ब्लूप्रिंट बन गया है तो उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया जा रहा। मैं सिर्फ एक सवाल पे आता हूँ, ये बताइए कि आपने बताया कि जिस तरह फैमिली लॉ का या जिस तरह जैसे डिवोर्स का केस आता है, गिव और टेक
80-90% केसेस आर वेरी सिमिलर। सो आप चाहे उसकी जो केस सबमिशन की चेकलिस्ट है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, एंड इट कैन बी। इसके अलावा कौन से ऐसे 2-4 बड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं या प्रोसेस में है टाइप्स ऑफ केसेस पे कि अगर हम कहें अच्छा हम हर चीज को नहीं कर सकते एक साथ, ये 3-4 चीजें कर लें तो ऑटोमेटिकली जो बर्डन है जुडिशरी पे, जो टाइम इट टेक्स फॉर केसेस, the lengthiness of the processes ये कट हो जाए। What in your mind are the 3 biggest low hanging fruits? में कोई मुश्किल चीज नहीं है। जैसे आपने कहा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, तैयार क्या है, इट इज इन प्रैक्टिस इन सिंध हाई कोर्ट। आप ये हमारी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, वो कोर्ट में आती हैं कि ये क्राइम हुआ नहीं हुआ, ये फिंगरप्रिंट्स मिले थे, मैच किया नहीं किया, वो सील्ड एनवलप में आते थे। वो डायरेक्ट लेबोरेटरी से या फॉरेंसिक लैब से डायरेक्ट कोर्ट में आते थे। लेकिन उसमें मिसचिफ ये होती थी, इन बिटवीन somebody used to meddle और वो रिपोर्ट चेंज होके कुछ आ जाती थी सील कवर के अंदर। देन व्हेन 1 or 2 केसेस केम टू लाइट कि ये इस तरह मिसचिफ हो रही है और ये रिपोर्ट वो नहीं है जो वहां से जनरेट हुई थी, we linked all the laboratories, 160 laboratories in the Sindh High Court are linked with the court, and all reports are directly communicated to the court and no middlemen. So these are the you come across a hurdle, you find a solution, you move forward, remove it, and it is not a कोई आपको आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। You must know कि आपको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, एंड यू हैव एवरीथिंग इन योर कोर्ट। आईटी डिपार्टमेंट है, यू डोंट हैव टू बी आईटी एक्सपर्ट और टेक्नीशियन, यू जस्ट हैव टू नो सिम्टम्स, ये सिम्टम है यार, आईटी डिपार्टमेंट इसको कैसे सॉल्व करना है, यू वर्क आउट अ सोल्यूशन। एंड दे यूज्ड टू टेक प्राइड कि आपस में कंपटीशन होता था कौन चीफ साहब के पास पहले जाएगा कि सर दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा ये बताएं सर कि सिमिलरली जिस तरह आपने बताया कि लैब्स का, पुलिस रिपोर्ट्स का है, अब मोर हाई कोर्ट लेवल पर जो हाई वैल्यू केसेस होते हैं, रियल स्टेट के, बैंकिंग के, टैक्सेशन के, कंपनी लॉ के, अब इनमें से मेजॉरिटी केसेस में विद द एक्सेप्शन ऑफ रियल स्टेट, उसमें भी कोई आप जजेस जाकर अब वो फिजिकली जमीन को तो नहीं विजिट करते, मतलब जिन केसेस में फिजिकल एविडेंस दरकार नहीं है और सारा एविडेंस is essentially databases. FBR is a database, banks are a database, right? तो इस पे क्या किया जा सकता है और कितना बड़ा अनलॉक ये प्रोवाइड कर सकता है कि अरबों रुपए की वैल्यू के केसेस जो है वो फंसे हुए हैं, वो सॉल्व ही नहीं हो पाते। इसमें ज्यादातर केसेस जो बैकलॉग बनता है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल केसेस की वजह से बन जाता है। हाइप इज क्रिएटेड कि आज नहीं डिसाइड हो रहा, कल नहीं डिसाइड हो रहा, एंड नोबडी प्रोसीड्स विद द केस, और वो लिंगर ऑन करता है। उसमें 50 लॉयर होते हैं 50 पार्टीज की तरफ से, एंड एवरीबडी वांट टू हैव अ पाई ऑफ इट, तो जिसकी वजह से ये बैकलॉग होता है। अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर दें इन पॉलिटिकल केसेस को, और ये हमारे पास स्पेशल बेंचेस भी हैं और स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स भी हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट हो जाए, I believe there is nothing that cannot be resolved. There has to be a will, there has to be a strong monitoring mechanism, और जैसे आप कह रहे हैं ना, ये ऑटोमेशन से सारा सॉल्व हो सकता है। हमारे यहाँ सारा ऑटोमेशन सिस्टम इन प्लेस है, मॉनिटरिंग इन प्लेस है, लेकिन उसको मॉनिटर करने वाले इफेक्टिव लोग, इंटरेस्ट, उनका जुडिशियल वर्क कितना ज्यादा होता है hardly you have to take extra time out to do these extrajudicial work, and these can only be done by some few handful of a passionate judges who are doing it, but it has to be institutionalized. But given the fact कि इसका impact इतना बड़ा हो सकता है कि मतलब 4000 जज हैं एक 25 करोड़ आवाम की पॉपुलेशन पर, अब हम इनको को बढ़ा के 20,000 तो नहीं कर सकते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में और एटलीस्ट सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें एक जज को सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए कि उनका काम अगले 1 साल सिर्फ ऑटोमेट करना है चीजों को? बिल्कुल 1 साल की जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, सिंध हाई कोर्ट हैज
मैं बताऊं, जब 1999 में आई वाज एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट, आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट जजेस। और उस जमाने में सिंध हाई कोर्ट ने ऑटोमेशन शुरू किया था, एंड वन ऑफ द जजेस लेट जस्टिस सरवाना साहब थे। वो सिंगापुर गए एंड ही वाज नरेटिंग अ स्टोरी कि सिंगापुर में, और 99 में हमें बता रहे हैं कि वहां पे ये ऑटोमेशन शुरू हुई। और वहां के जो चीफ जस्टिस ने बताया, वी लॉस्ट $30 million इन ट्राइंग टू ऑटोमेट एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू सक्सीड। लेकिन वी हैव नॉट लॉस्ट होप, we'll do it again. And today Singapore is one of those countries जिसको आप कह सकते हैं paperless court. And that discussion with Justice Sarvana has is still left imprint in my mind. Very impressionist उनकी बात थी, and that motivated me why we cannot do it. And that I'm still trying in my own humble way to persuade Sindh High Court at least to do and take initiative. और बल्कि अभी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस में। आई डोंट नो व्हाई अदर जजेस आर शाय एंड व्हाई नॉट लेटिंग यंग वंस टू एक्सपेरिमेंट इट। ये एक्सपेरिमेंट होती हैं चीजें, कभी आप सही करते हैं, कभी गलत करते हैं, लेकिन गलत करने का ये मतलब नहीं होता यू हैव फेल्ड। यू हैव लर्न टू मूव फॉरवर्ड, you correct your mistakes and errors and move forward. And I know some of the judges in district judiciary in Punjab, they are in contact with me because they get inspiration, or whatever you say, when they look me as a mentor. And in our Sindh High Court, they say we are doing it but quietly, unless they are permanent publicly, it is mandated, do it. अभी 2 मई को आप सोचें, आई कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ इट, 2 मई को ओंटारियो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट reprimanding a lawyer who has used artificial intelligence in preparing summary to the court, and that summary contained misleading citation judgment, and he was penalized. And this Ontario court in Canada gave a guideline for lawyers how to use artificial intelligence. And this is how we have to move forward. We have to learn, and we have to guide our younger lot how to use it. Don't use it at random. You use it. Any IT product is to be humanized and humanly supervised. It cannot do it on its own. It may fall. Absolutely, sir. Absolutely. मुझे कुछ साल पहले मौका मिला, मैं एक राइड हेलिंग कंपनी का सरबराह होता था, तो हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था इस बात का कि हमें मैंडेटोरिली फोर्स किया जा रहा था कि आप एक रेंट अ कार कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें, जबकि हम कह रहे थे कि जनाब हम तो एक आईटी प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को गाड़ियों से कनेक्ट करते हैं। कल को अगर हम फूड डिलीवरी शुरू करेंगे तो हम रेस्टोरेंट थोड़ी बन जाएंगे, और उसके बाद अगर हम डॉक्टर्स को पेशेंट से कनेक्ट करेंगे तो हम अस्पताल तो नहीं बन जाएंगे, हम तो एक आईटी प्लेटफॉर्म ही रहेंगे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े सीनियर ज़बरदस्त जज हैं, उनकी कोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, तो वो बार बार कैरेज लॉ का जिक्र कर रहे थे। तो जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने 1 मिनट के लिए प्रोसीडिंग रोक कर उनको कहा कि यंग मैन आपने कहाँ से पढ़ा है? तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। तो उन्होंने कहा बेटा बात सुने, दुनिया भर में फ्लाइंग कार्स की बात हो रही है और आप कैरेज लॉ की बात कर रहे हैं। ये नया दौर तो अब आप पर आ गया, ये टेक्नोलॉजी के जरिए मार्केट प्लेसेस अब दुनिया में आ गई हैं, तो बजाय इसको कि आप 1900 कुछ 1700 कब के लॉ में इनको ढालने की कोशिश करें, आप इन नई कंपनीज के साथ बैठें और नया कानून लिखें या उसको अपडेट करें डॉक्यूमेंट को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या अब देखिए ना, I had an opportunity to give an expert opinion in a case where arbitration proceeded, और उसमें seat of arbitration was London, और unfortunately COVID
struck the world and everything was standstill. तो कुछ आर्बिट्रेशन सिंगापुर में हुई, कुछ लंदन में हुई, कुछ ऑनलाइन हुई. नाउ द कॉन्फ्लिक्ट वाज व्हाट इज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज सिंगापुर एंड in reality it was scattered all over, and there was a conflict where the award need to be filed whether at the seat of arbitration mentioned in the contract or in a different location where the arbitration in fact proceeded. And these are the challenges world is facing and answering. We are just shutting our eyes and saying आएगा तो देखेंगे. तो अच्छा सर, एक आइडिया है जिसको हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी पिच किया है, और वो ये है कि डिजिटल कोर्ट सेंटर्स के, ठीक है, अगर स्टेप 1 में आप चाइना की डिजिटल वॉल की तरह अलाउ नहीं करते कि वकीला या जो प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स हैं वो अपने घर से अपने जूम से कर सकें, तो हर कोर्ट प्रेमिसेस के साथ प्राइवेट सेक्टर को टेंडर कर दें कि वो एक प्रेमिसेस क्रिएट कर लें जिसमें मल्टीपल छोटे रूम्स हैं जो कि फुली किटअप हों फैसिलिटीज से, मतलब वेब कैम फैसिलिटीज से, और वहां एंटर होने के लिए आप अपना नादरा का कार्ड स्वाइप करें, आप अपनी बायोमेट्रिक करें. नाउ बेसिकली थियोरेटिकली क्या मतलब लीगली यू शुड बी ऑन कोर्ट प्रेमिसेस. अब मैं लेट्स से लाहौर में रहता हूं और मेरा केस कराची में लगा हुआ है, बजाय इसके मैं हर पेशी के लिए जाऊं, मैं अपने घर के करीब तरीन जो डिजी कोर्ट सेंटर है, जो कि एक कोर्ट से मुंसलिक इदारा है, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने अंडर लाइसेंस बनाया हुआ है, और मैं जाके वहां फीस अदा करता हूँ, ये इसको बनने में कोई लीगल चैलेंज है? कोई लीगल चैलेंज नहीं है, बल्कि जो आपने बात की, आई वुड से कि हमने जो सिंध हाई कोर्ट में मॉडल प्रपोज और डेवलप किया था, और नेशनल ऑटोमेशन यूनिट जो हमारा सेंट्रलाइज, जैसे मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में हमने बनाया था, उसमें इस मॉडल को हमने डिस्कस किया था. एंड वी considered and decided every district court will have a digital courtroom, ताकि अगर किसी को कराची की कोर्ट में एविडेंस देना है और वो लाहौर में रहता है, लाहौर की कोर्ट में चला जाए और वहां डिजिटल कोर्ट में one of the judicial officer may monitor him, sit with him so that he may not be tutored or other judicial protocol to be followed, like उसने एविडेंस देनी है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, a judicial officer is present there to mark it, sign it, seal it, send it to the court where the proceedings are seated. So this system we have already developed and designed, और हमने हमारे IT डिपार्टमेंट ने, you will be happy to know कि हमारी जितनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, we have not engaged any outside इंजीनियरिंग एजेंसीज या आर्किटेक्ट उसको डेवलप डिजाइन करें. सारा नेट पे ढूंढा, हमारे बच्चों ने बड़ा पैशनेटली डेवलप किया, एंड नाउ दे आर सिंपली डुप्लीकेटिंग एवरीवेयर इन सिंध, एंड इंटायर 180 कोर्ट्स इन सिंध आर डिजिटलाइज्ड. जबरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें एनलाइटन किया, एंड सबसे पहले तो मैं आपको आई विल थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन, के नॉट ओनली आपने ऑनरेबली हमारे हाई कोर्ट को लीड किया, सिंध हाई कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को भी आपने सर्व किया, बट देयर इज अ लेयर ऑन टॉप ऑफ द वर्क दैट ऑल जजेस डू, व्हिच इज कि आप कॉन्स्टेंटली ना सिर्फ अपना काम बतौर जज करते रहें, पर ये भी सोचते रहें कि इस काम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू वेरी मच. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस with you and your audience. Thank you very much. Thank you sir. And जाने से पहले मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्टिस मुशीर आलम साहब से जो आपके सवालात हैं वो कमेंट्स में जरूर दीजिए, और अगर आपको या आपकी फैमिली को किसी केसेस से गुजरना पड़ा है, कोर्ट से वास्ता पड़ा है, तो जो स्पेसिफिक चैलेंजेस आपको नजर आए हैं, जो आपको लगता है, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं आर पार्ट ऑफ द टेक इंडस्ट्री, तो जो आपको लगता है कि इसी तरह टेक के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. Thank you so much, and of course we'd like to also thank Jazz, which has supported this series for Digital Pakistan. Thank you and Khuda Hafiz. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.